मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं आज जो टॉपिक आपका है वो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है। अभी तक हमने कोर्स ग्रेन सॉइल के बारे में पढ़ा था, जिसके थ्रू हमने क्या देखा था, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मैंने पढ़ा था वहां पे, और उसके शेप के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा एनालिसिस है वो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज डन फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल किसके लिए करना है हमको? फाइन ग्रेन सॉइल के लिए एनालिसिस करना है। अब देखो, सेडिमेंटेशन एनालिसिस करना क्यों पड़ा मुझे, इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो पार्टिकल सीव एनालिसिस के थ्रू पास नहीं कर पाते हैं, या ऐसे पार्टिकल जिनका सीव एनालिसिस करना टफ होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। मान लिया पार्टिकल बहुत ही छोटा है, उस साइज की जो सीव है उसको भी बनाना बहुत ही टफ काम होता है। सपोज दैट कि 75 माइक्रोन की सीव है, अब उसको प्रैक्टिकली बनाना, जो भी इंडस्ट्री होती है वहां पे बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग सेडिमेंटेशन एनालिसिस यहां पे करते हैं। तो फॉर सेडिमेंटेशन एनालिसिस डन फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। अब इस सेडिमेंटेशन एनालिसिस में हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट मेंशन करते हैं, दिस इज इट इज डन फॉर सॉइल हैविंग साइज, इसको ब्रैकेट में डी लिख सकते हो, लेस देन 75 माइक्रोन। ठीक है, मतलब कि जिस सॉइल का साइज 75 माइक्रोन से कम होगा उस सॉइल के लिए ये वैलिड होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, इट इज नॉट वैलिड फॉर साइज, इट इज नॉट वैलिड फॉर साइज लेस देन 2 माइक्रोन। 2 माइक्रोन से अगर आपका साइज यहां पे कम रहता है तो इसके लिए ये वैलिड नहीं होता है। तो कैन नॉट बी एनालाइज्ड बाई सेडिमेंटेशन। किसके द्वारा? सेडिमेंटेशन के थ्रू आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब 2 माइक्रोन से जो छोटा पार्टिकल होता है वो आपका क्ले पार्टिकल होता है। ठीक है, और क्ले को आप सेडिमेंटेशन से नहीं कर सकते, उससे भी छोटा पार्टिकल। अब इट इज नॉट वैलिड फॉर साइज 2 माइक्रोन, मतलब सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो है वो 2 माइक्रोन के से नीचे पार्टिकल के लिए वैलिड नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर साइज लेस देन 2 माइक्रोन, द स्पेशल टेक्निक is used, that is, इसका नाम जो होता है माइक्रोस्कोपिक डिफ्रैक्शन टेक्निक। इसके अलावा एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, एक्सरे और माइक्रोस्कोपिक डिफ्रैक्शन पैटर्न। क्लियर? अगर आप देखोगे यहां पे कि क्या हो रहा है कि ये टेक्नोलॉजी जो माइक्रोस्कोपिक है और जो यहां पे एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है, इसमें क्या करते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी आपकी यूज होती है तो इसमें पार्टिकल को इससे पास कराया जाता है, तो वहां पे उसका साइज को एनालिसिस किया जाता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी काफी महंगी होती है, इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉस्ट लगती है, क्योंकि एक्सरे यूज कर रहे हो, माइक्रोस्कोपिक है, टेक्निक है, तो इस केस में आपका क्या है कि आप देखोगे कि इसमें कॉस्ट ज्यादा लगती है, तो हम लोग इसको ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड वन, कि दिस इज वैलिड, it is based on
बेस्ड ऑन, या दिस सेडिमेंटेशन इज बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोक्स लॉ, मतलब कि ये थ्योरी जो होती है वो स्टोक्स लॉ पे क्या होती है, डिपेंड होती है। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा कि सेडिमेंटेशन जो थ्योरी होती है वो किस पे बेस्ड ऑन होती है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ टर्मिनल वेलोसिटी या सेटलिंग वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी is given by that is Vs is equal to, इसका फार्मूला आता है that is गामा W into d square GS minus 1 अपॉन 18 into म्यू। अब इस डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने एनवायरमेंट की जो क्लास थी उसमें आपने देखा था कि जो सेटलिंग वेलोसिटी का जो सेडिमेंटेशन के थ्रू आता है वो सेटलिंग वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो Vs इज इक्वल टू गामा W डी स्क्वायर GS माइनस 1 अपॉन 18 म्यू। ये पैरामीटर्स होते हैं। अब यहां पे कुछ पैरामीटर हैं जिनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, पहला जैसे म्यू, इसको मैं बोलता हूं दैट इज डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ठीक है, ये इसका नाम होता है। डायनामिक विस्कोसिटी बोल दो या इसको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोल दो। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट भी एसएससी जेईई में देखोगे, एफएम वाली क्लास में पूछा है। जो एसएससी जेईई का पेपर हुआ है वहां पे इसकी यूनिट के बारे में उसने पूछा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पे जो Vs है, दिस इज द सेटलिंग वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी। Vs इज सेटलिंग और टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, Gs क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, D साइज ऑफ पार्टिकल दैट कैन बी removed in सेडिमेंटेशन। जो पार्टिकल सेटल करेगा उसके बारे में हमको यहां पे एनालिसिस करना है उस साइज के लिए। ठीक है, जीएस आप जानते हो, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, और गामा डब्ल्यू यूनिट वेट होता है। दिस इज गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर। क्या हो जाता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब देखो ये फार्मूला हमको डराइव नहीं करना है, क्योंकि अगर डराइव करेंगे तो फिर ये थ्योरी बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। और ऑलरेडी आप इसको पढ़ रखे हो तो आप जाकर के इन्वायरमेंट की जो क्लास हुई थी वहां पे जाकर के इसको रिवाइज कर सकते हो कि कैसे ये डराइव होता है। ठीक है, डेरिवेशन कैसे होता है थोड़ा सा मैं हिंट दे सकता हूं। सपोज दैट कि ये कंटेनर है, इसमें इस पार्टिकल को गिरना। सपोज दैट ये पार्टिकल है, कुछ देर के लिए मैं बता देता हूं। सपोज दैट ये इसमें वाटर है, फिलअप है, और ये सॉइल का पार्टिकल है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, इसका जो वेट होता है वो डाउनवर्ड काम करता है, जिसको हम WS बोलते हैं। उसके अलावा बॉयंसी ऊपर की तरफ लगती है, और पार्टिकल जिस डायरेक्शन में सेटल करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या लगता है, ड्रैग फोर्स लगता है। तो इसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगता है। तो जो इक्वेशन बैलेंस करके हम लोग लिखेंगे वो ये लिखेंगे, दैट इज WS इज इक्वल टू FB बॉयंसी प्लस FD। यहां से सॉल्व करोगे तो आपका जो रिलेशन निकल के आता है वो सेम ये निकल के आ जाता है। ठीक है, हमने फोर्स को बैलेंस किया। देखो ड्रैग फोर्स इसलिए लगा क्योंकि जो वाटर होता है उसमें कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है। जब वो सेटल करता है नीचे की तरफ तो एक ड्रैग फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, क्योंकि ड्रैग फोर्स हमेशा अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में दिस इज द ड्रैग फोर्स इस तरीके से लगेगा, और ये आपका वाटर इसमें क्या है, फिल है। बॉयंसी भी काम करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो है वाटर क्या है, जितना पानी डिस्प्लेस होगा पार्टिकल के थ्रू उतना ही बॉयंसी ऊपर की तरह काम कर जाएगा। ये तो इसकी छोटी सी बात थी जिसके बारे में हमने यहाँ पे सीखा। ठीक है, ये आपको एग्जाम में यही पूछ लेगा कि ये किस
पार्टिकल से लेस के लिए वैलिड होता है। तो ये 75 माइक्रोन से लेस पार्ट के लिए वैलिड होता है। इट इज नॉट वैलिड फॉर साइज लेस देन 2 माइक्रोन। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। फॉर साइज ये हो गया। अगर इसको हमको चेक भी करना है तो हम लोगों को वहां पे ध्यान देना है कि माइक्रोस्कोपिक या एक्सरे पैटर्न से हम लोग वहां पे उसको जांच मतलब उसको पता कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आपका हो जाता है, दैट इज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। देखिए लिमिटेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाते एग्जाम में है, जो कि हमारे एग्जाम में पूछ भी सकता है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे कि इसकी लिमिटेशन क्या हो सकती है। बाकी आप ध्यान रखिएगा इसकी जो विस्कोसिटी यहाँ पे म्यू है वो आपकी जो विस्कोसिटी है वो आपकी डायनामिक है या एब्सोल्यूट है। अब इस डायनामिक विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी डायमेंशन क्या होती है वो भी आपको ध्यान रखना है। क्या होता है कई बार जैसे हम चीजें पढ़ते हैं तो छोटी छोटी बातें उसने क्वेश्चन में पूछ रखा है। कई एग्जाम में आप जाओगे तो डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इनकी जो यूनिट्स होती हैं इसके बारे में भी पूछा है। और इसके अलावा आप एक काम और करिएगा, मैं आपको मतलब एज ए होमवर्क कह सकते हो, एक आपका ये क्लास में हो सकता है कि आप घर पे जाकर के इसके बारे में एक और बात सर्च करिए कि डायनामिक विस्कोसिटी और जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने से या प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करने से इसकी डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट आता है, इसके बारे में आप इसके थ्रू जरूर पढ़िएगा। इससे क्या होता है कि हमारा एक रिवीजन हो जाएगा कि जैसे ही सपोज दैट डायनामिक आया, काइनेमेटिक आया, फिर लिक्विड के केस में आप देख लेना कि लिक्विड के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे जो है डायनामिक विस्कोसिटी घटती है या बढ़ती है, गैस के केस में क्या होता है। तो ऐसे जब आप पढ़ोगे जैसे कोई टर्म आ जाता है तो इसके थ्रू क्या होता है कि हम अगर चीजें लिंक करा के पढ़ें, लिंक कराने से क्या होता है कि चीजें लॉन्ग टर्म याद रहती हैं। तो सपोज ये डायनामिक आया तो इसके बारे में जा करके आज ही आप एफएम के जो भी टॉपिक है, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, न्यूटन्स का विस्कोसिटी जो लॉ है, वहां पे जाकर के एक बार रिवाइज कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन में भी मन लगेगा और चीजें लिंक हो जाएंगी। जब चीजें लिंक हो जाएंगी तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग जो चलेंगे यहां पे सबसे जो इसके एजम्पशंस ये हैं कि लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दैट इज limitations of स्टोक्स लॉ, ठीक है। सबसे पहली जो इसकी लिमिटेशन है ये है कि पार्टिकल शुड बी स्पेरिकल। पार्टिकल शुड बी स्पेरिकल इन नेचर। किसमें होना चाहिए? स्पेरिकल इन नेचर। बट दिस इज द फाइन ग्रेन सॉइल, बट एक्चुअली सॉइल इज फाइन ग्रेन हैविंग फ्लैकी नेचर। देखिए जो क्ले का पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं फ्लैकी इन नेचर, ठीक है। मतलब कि पार्टिकल शुड बी स्पेरिकल इन नेचर, क्योंकि स्पेरिकल मान के ही जो आपका डेरिवेशन किया गया है, जो ये फार्मूला आपने देखा Vs इजकल टू गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू और GS-1, ये फार्मूला आपका तभी वैलिड होता है जब आप पार्टिकल को स्पेरिकल मानते हो, ठीक है। होता नहीं, इसलिए हम लोग एजम्पशन को मानते ये हैं कि पार्टिकल शुड भी आपका स्पेरिकल होना चाहिए। बट एक्चुअली सॉइल इज फाइन ग्रेन। ज्यादातर देखिए जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है या तो सिल्ट होगा या तो क्ले होगा। अब उस सिल्ट और क्ले में क्या होता है, जो पार्टिकल होता है वो फ्लैकी इन नेचर होता है। अब फ्लैकी क्या होता है, इसके बारे में आपने हाईवे में पढ़ा होगा कि जो उसका फ्लैकी होता है, फ्लैकीनेस इंडेक्स जो आप निकालते हो, तो आपने देखा होगा कि वहां पे 3/6 फ्लैकी होता है कि इलॉन्गेशन होता है। तो डी जो साइज निकल के आता था, फ्लैकीनेस इंडेक्स जो होता था, फ्लैकीनेस इंडेक्स आपने पढ़ा होगा 3/5 टाइम्स होता था, ठीक है, इंटू डी मीन होता था, आपने पढ़ा होगा। और जब आप इलॉन्गेशन इंडेक्स पढ़ते थे तो वहां पे आपने देखा था 1.8 टाइम डी मीन निकालते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि आपके ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं कि फ्लैकीनेस इंडेक्स कैसे निकालते हैं, तो 3/5 ऑफ डी मीन कर लेते हैं, जो भी साइज
डी मीन का मतलब है कि मान ले 75 माइक्रोन से पास हुआ और सपोज दैट इस पे रिटेन हुआ, तो उसका एवरेज साइज हम लोग वहां पे कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरा, मीडियम शुड बी इनफाइनाइट एक्सटेंट। इनफाइनाइट एक्सटेंट का मतलब यह होता है कि पार्टिकल को अपने स्वतंत्र रूप से उसको सेटल होना चाहिए, फ्रीली एकदम सेटल। सपोज दैट ये पार्टिकल है और उसको जब तक वो सेटल करता है तब तक उसको करने देना चाहिए। अगर सपोज आपने कंटेनर को लिमिटेड कर दिया, बात समझिएगा जरा यहां पे, सपोज दैट कि दिस इज द जार और जिस जार के अंदर, सपोज दैट दिस इज द जार, ठीक है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए दिस इज द जार, ठीक है, और यहां पे आपका स्केल बना हुआ है, ठीक है, दिस इज द स्केल, इस तरीके से आपने बना रखा। सपोज दैट दिस इज द पार्टिकल, ये पार्टिकल है जिसको अंदर सेटल होना है वीएस। आप देखोगे ये पार्टिकल अगर सेटल करेगा, अगर आपने जार को फिक्स कर दिया कि भैया ये जार इतना ही लेंथ का है, तो क्या होगा, पार्टिकल जा करके यहां पे रुक जाएगा। लेकिन अभी पार्टिकल के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी थी, उसके पास कुछ ऐसा वेट था, ज्यादा था, जिससे वो अभी नीचे और सेटल कर सकता था। लेकिन आपने मीडियम को क्या कर दिया, इनफाइनाइट एक्सटेंट ना कर करके उसको फाइनाइट कर दिया। लेकिन फॉर फ्री सेटलिंग के लिए मीडियम शुड बी इनफाइनाइट एक्सटेंट, बट in case of jar, medium is finite extent, ठीक है। अगला, the settling in sedimentation should be, the settling in sedimentation should be discrete in nature, discrete settling होनी चाहिए, discrete settling बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डिस्क्रीट का मतलब यह होता है कि ऐसा पार्टिकल जिसका शेप, साइज और वेट चेंज ना हो, मतलब वो सेटल करते समय अलग अलग सेटल करे। मतलब सपोज दैट इसमें बहुत सारे पार्टिकल थे, ये अलग सेटल करे, इस पार्टिकल की बात कर लूं, दूसरा पार्टिकल ये है अलग सेटल करना चाहिए, अगला पार्टिकल है जो अलग सेटल करना चाहिए, हर एक पार्टिकल अलग अलग सेटल करना चाहिए। आपस में इनका एंग्लोमरेशन नहीं होना चाहिए, मतलब ये आपस में चिपकने नहीं चाहिए, ठीक है। चिपक जाएंगे तो मतलब फ्लक्चुएशन हो जाता है। और डिस्क्रीट का मतलब है अलग अलग रहना, अलग अलग अगर वो सेटल करेंगे तो वो हमारे लिए सही रहेगा। तो मतलब ये जो स्टोक्स लॉ होता है, आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो वैलिड होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन आप पढ़ते हो, आपने एनवायरनमेंट भी पढ़ रखा होगा, तो एनवायरनमेंट में जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन होता है, वहां पे भी जो स्टोक्स लॉ वैलिड होता है, वो आपका डिस्क्रीट सेटलिंग के लिए होता है। कई प्रकार की सेटलिंग होती है, एक हिंडर्ड होती है, उसके अलावा एक कंप्रेस्ड सेटलिंग होती है, उसके अलावा एक फ्लक्युलेंट सेटलिंग होती है, ठीक है। तो डिस्क्रीट सेटलिंग के लिए स्टोक्स लॉ वैलिड होता है, लेकिन जब फ्लक्चुएशन का प्रोसेस होता है तो वहां पे आपका स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं होता है। वहां पे हम लोग जब एलएम मिलाते हैं तो वहां पे जार टेस्टिंग करते हैं, जार में अलग अलग सैंपल लेकर के 6 ले लेते हैं, फिर वहां पे सेटलिंग कराते हैं, ठीक है। तीसरा जो आता है उसमें हमने देखा मतलब एक हिंडर्ड होता है और एक होता है कंप्रेस। तो वो हिंडर्ड वाला जो भी आपका आता है वो आप एक्टिविटी स्लज में पढ़ोगे, जो कंप्रेस होता है वो ट्रिकलिंग फिल्टर में पढ़ते हैं। तो वो इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाता है जिसमें 4 तरीके की सेटलिंग होती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का कंसंट्रेशन आपने सोल्यूशन में ले रखा है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा पार्टिकल का, वहां पे उतना ही ज्यादा आपका देखोगे कि जो सेटलिंग है वो डिस्क्रीट नहीं हो पाएगी, और जितना ही कंसंट्रेशन कम होगा पार्टिकल का, वहां पे उतनी ही ज्यादा आपकी डिस्क्रीट सेटलिंग होगी। क्लियर? तो ये डिस्क्रीट का मतलब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि द सेटलिंग इन सेडिमेंटेशन शुड बी डिस्क्रीट सेटलिंग होनी चाहिए, ठीक है। डिस्क्रीट सेटलिंग आपकी होनी चाहिए। अब डिस्क्रीट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्क्रीट सेटलिंग के अलावा जो है स्टोक्स लॉ, नेक्स्ट स्टोक्स लॉ इज वैलिड इन द साइज रेंज, जो साइज रेंज होना चाहिए इसका, वो आपका लाई जो करता है, दिस इज द डी साइज 0.2 माइक्रोमीटर, दिस इज द 2 mm,
0.2 mm। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। जो नेक्स्ट इसमें बात की गई है 0.2 mm से आप इस तरीके से साइज को देख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो वैल्यू ली गई है वो 0.2 माइक्रोमीटर है और ये 0.2 mm है। मतलब कि स्टोक्स लॉ इसी साइज के अंदर वो क्या होता है, वैलिड होता है। सपोज दैट यहां पे मैं चीजें चेंज करता हूं। अगर मान लिया इफ साइज या बोल सकते हो डी लेस देन, मान लिया 2 माइक्रोमीटर से लेस हो जाएगा, तो क्या होता है इसमें है, ध्यान दीजिएगा यहां पे। अगर मान लिया कि जो साइज है वो 0.2 माइक्रोन से लेस हो जाए, और एक बार ये हो सकता है इफ साइज डी ग्रेटर देन 0.2 mm से हो जाए। ठीक है, अगर इस तरीके से आप इसको करते हो तो इस तरीके से इस पे फर्क पड़ जाता है। तो फर्क क्या पड़ता है इसमें, जो नेक्स्ट बात बोली गई है कि किस तरीके से इसमें चीजें चेंज हो सकती हैं। तो आप देखोगे कि जो पार्टिकल है, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो नेचर है, जब पार्टिकल 0.2 mm से ज्यादा हो जाएगा तो यहां पे अगर आप पार्टिकल का जो इसका फ्लो होगा वो टर्बुलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लिया कि 0.2 mm से ज्यादा हो जाएगा तो आपका देखोगे जो फ्लो हो रहा होगा टर्बुलेंट हो जाएगा। टर्बुलेंट का मतलब है कि इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और मिक्सिंग होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी, अगर आपका साइज यहां पे 2 माइक्रोमीटर से कम हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पे ब्राउनियन मोशन होता है, इसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। देखिए, ब्राउनियन मोशन का मतलब यह होता है कि पार्टिकल, जैसे आप देखते हो कमरे में जब सनलाइट पड़ती है, और आपने देखा होगा घर में अगर मान लिया कि कोई विंडो है या कुछ भी है, तो वहां पे देखा होगा छोटे छोटे जो कण होते हैं पार्टिकल के हैं, वो लगता है कि लाइट में अगर देखोगे तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, तो उसे बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन वो होता है जब पार्टिकल ना ही शटल कर पाए और ना ही ऊपर जा सके, बीच में तैरता रहता है, ऐसे पार्टिकल को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक है, इधर उधर घूमता रहेगा ऐसा लगता है, तो उसे बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। टर्बुलेंट का मतलब होता है कि उसकी स्पीड ज्यादा होना, बहुत ज्यादा, अपने खुद की वेलोसिटी से शटल ना कर पाना, मिक्सिंग होना शुरू हो जाता है, तो इसे बोलते हैं टर्बुलेंट मोशन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। ये तो इसकी कुछ लिमिटेशन थी जो खास इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि देखिए जब तक इस रेंज में पार्टिकल नहीं रहेगा आपका जो सेटलिंग वेलोसिटी फार्मूला है ये वैलिड नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमको ध्यान देना पड़ता है। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है कि पार्टिकल की जो रेंज होनी चाहिए वो इसी के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्टोक्स लॉ, तो इसका बेसिक फंडा हो गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे पार्टिकल साइज का एनालिसिस करेंगे। तो सेडिमेंटेशन इसका एक ब्रॉड टर्म है, और इस ब्रॉड टर्म के अंतर्गत हमको जो ध्यान देना है वो दो चीजें हैं कि एक तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे पीपेट मेथड, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे हाइड्रोमीटर मेथड। दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है। जो भी हम अभी करेंगे इसके बारे में, जो अभी सेटलिंग वेलोसिटी लिखा इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो प्री का एग्जाम हो चाहे वो मेंस का हो, सीधे इसी पे मेंस में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पार्टिकल साइज दे देगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देता है, और वहां पे आसानी से आप क्या कर सकते हो, चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं जनरल प्रोसीजर टू फाइंड आउट पार्टिकल साइज। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे जनरल प्रोसीजर फॉर जनरल प्रोसीजर फॉर सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस, ठीक है, जनरल प्रोसीजर की हम लोग बात कर रहे हैं। जनरल प्रोसीजर की अगर बात करें तो यहां पे क्या होता है, सबसे पहले दो मेथड होते हैं। दो मेथड का मतलब है जनरल प्रोसीजर में यहां पे एक तो हम लोग यहां पे जो एनालिसिस करेंगे उसमें दो मेथड्स आते हैं, जैसे पीपेट मेथड, पीपेट मेथड। दूसरी अगर बात करें तो हाइड्रोमीटर मेथड। दिस इज द हाइड्रोमीटर मेथड। ठीक है, हाइड्रोमीटर मेथड की हम लोग बारे में बात करते हैं। क्लियर?
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोमीटर के बाद में। अब दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें एक सोल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ता है। मतलब कि ये कि जो पीपेट मेथड होता है और जो हाइड्रोमीटर मेथड होता है, दोनों के केसेस में हम लोग क्या करते हैं, एक सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। फॉर बोथ मेथड्स टू प्रिपेयर सेम मेथड for both method to prepare same soil sample, ब्रैकेट में लिख सकते हो सॉल्यूशन। देखिए यहां पे हम लोग कर रहे हैं एनालिसिस जो है वो हम लोग कर रहे हैं सेडिमेंटेशन से। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सॉइल सैंपल मतलब यहां पे आपको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। अब दोनों का जो सॉल्यूशन बनाने का जो मेथड है वो सेम रहता है, कोई चेंज उसमें नहीं होता है। मतलब जो प्रोसीजर रहता है वो दोनों के केस में सेम रहता है। लेकिन जो पीपेट मेथड है और जो हाइड्रोमीटर मेथड है, दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो सिर्फ होता है रीडिंग का। क्या होता है, मतलब इनका जो रीडिंग, जो हम लोग रीडिंग लेने का या जो मेथड कह सकते हो वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। बाकी सॉल्यूशन जो प्रिपेयर करते हैं वो दोनों के केस में क्या होता है, सेम होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका जो पार्ट, अगला पार्ट हमारे पास है कि सबसे पहले सॉइल सस्पेंशन को प्रिपेयर करना है, उसके बाद में हम लोग चलते हैं इसका प्री ट्रीटमेंट में चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे तो वहां पे हमको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। देखिए सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के पहले खास बात यह होती है कि यहां पे हमको दो तरीके से ये ध्यान देना है कि प्री ट्रीटमेंट करना पड़ता है और पोस्ट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है, अभी आपको रीजन पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ध्यान देंगे फर्स्ट प्री ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल। ठीक है, देखो प्री ट्रीटमेंट क्यों करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सपोज दैट कि आप सॉइल लेके आए, अब उस सॉइल के अंदर अगर आपने सही से उसको जांचा नहीं तो हो सकता है कि उसमें आपका ऑर्गेनिक मैटर हो या कोई कैल्शियम के कंपाउंड हो। देखिए ऑर्गेनिक मैटर होगा तो देयर में भी चांस कि वहां पे हो सकता है कुछ समय के बाद वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाए, तो इसलिए ऑर्गेनिक मैटर को पहले ही रिमूव करना होता है। दूसरी बात, अगर मान लिया कैल्शियम के कंपाउंड प्रेजेंट होंगे तो उसको रिमूव इसलिए करना होता है क्योंकि जो कैल्शियम का कंपाउंड है किसी दूसरे पार्टिकल के साथ या दूसरे केमिकल कंपाउंड के साथ वो रिएक्शन कर जाएगा। जब वो रिएक्शन कर जाएगा तो उससे कोई दूसरा कंपाउंड बना लेगा। हो सकता है एक ऐसा कंपाउंड बना ले कि जिसके पास जो है कह सकते हो फ्लक्चुएशन बनाने की प्रॉपर्टी आ जाए, और अगर फ्लॉक बन गया तो आपका जो सेटलिंग वेलोसिटी का फार्मूला मैंने अभी लिखा था Vs = समथिंग, वो वैलिड नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे प्री ट्रीटमेंट ऑफ द सॉइल करते हैं। देखिए प्री ट्रीटमेंट का मतलब होता है, प्री ट्रीटमेंट इज डन बिफोर प्रिपेयरिंग सॉइल सैंपल, सॉइल सॉल्यूशन बोलो, सॉइल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। देखिए सस्पेंशन भी कई बार बोल देते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। सस्पेंशन का कुछ भी नहीं होता है, पार्टिकल को मिक्स कर देना, जैसे आप चीनी मिला के पानी मिला के शरबत बना लेते हो, उसे भी सस्पेंशन एक तरीके का हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लिया कुछ देर के लिए जो पार्टिकल आपके प्रेजेंट है, सपोज दैट इफ मान लेते हैं इफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट, इसको जो रिमूव करना है, रिमूव्ड बाय एडिंग हाइड्रोजन पैराक्साइड, ठीक है, जिसको आप बोलते हो H2O2, इसका नाम होता है हाइड्रोजन पैराक्साइड। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन पैराक्साइड जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये क्या करता है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है उसको गैस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और गैसेस सीधे रिलीज हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें
calcium compound, if calcium compound present removed by adding 0.2 नॉर्मल HCl। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग हैं कि जैसे ही HCl से रिएक्शन कराओगे तो क्या होता है, यहां पे जनरल फॉर्म में बता रहा हूं, कैल्शियम प्लस HCl जब करोगे तो इससे जनरली CaCl2 बन जाता है प्लस H2 बन जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड जब बन जाएगा ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम आसानी से शुरुआत में ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कंपाउंड को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0.2 NaCl हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है पोस्ट ट्रीटमेंट, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पोस्ट ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वो पे उस पे भी जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ये पूछ लेता है कि पोस्ट ट्रीटमेंट में, या ऐसे पूछेगा कि जो पीपेट मेथड है या हाइड्रोमीटर जो मेथड है उसमें आपने कौन सा केमिकल यूज किया है इन केस ऑफ पोस्ट ट्रीटमेंट। तो ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको हमको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। तो अगला जो है हमारा वो है पोस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, चाहे आप प्री ट्रीटमेंट करें और चाहे वो पोस्ट ट्रीटमेंट करें, दोनों जो है सोल्यूशन को प्रिपेयर करने का जो तरीका है वो आप चाहे पढ़ेंगे पीपेट में और चाहे आप पढ़िए इसमें हाइड्रोमीटर में, दोनों में क्या रहता है, सेम रहता है। कुछ चीजें डिफरेंस है जिसके बारे में बात करता हूं। नेक्स्ट जो है पोस्ट ट्रीटमेंट। देखिए पोस्ट ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, आफ्टर प्रिपेयरिंग द सोल्यूशन, आफ्टर preparing the soil solution or soil suspension। ठीक है, सॉइल सस्पेंशन इस तरीके से आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहां पे सस्पेंशन की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, सस्पेंशन। क्लियर, सस्पेंशन, सॉइल सस्पेंशन इस तरीके से आप प्रिपेयर कर लोगे। आप क्या करोगे, एडिंग द, आफ्टर प्रिपेयरिंग सॉइल सोल्यूशन और सॉइल सस्पेंशन वी एड फॉलोइंग कंपाउंड्स दैट इज, जो फॉलोइंग कंपाउंड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं डिस्पर्सिंग एजेंट और डिफ्लैकुलेंट एजेंट। देखिए इनका काम क्या होता है, डिफ्लैकुलेंट एजेंट या डिस्पर्सिंग एजेंट का काम ये होता है, सपोज आपने सॉइल को प्रिपेयर किया, सस्पेंशन बनाया। अब जब सस्पेंशन बनाते हैं जो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, अगर उसमें मान लिया कोई ऐसा कंपाउंड था जिसकी वजह से वो आपस में जो पार्टिकल हैं, सपोज दैट ये पार्टिकल पहले दूर दूर थे सस्पेंशन में, लेकिन इनमें मान लिया स्टिकी नेचर होने की प्रॉपर्टी होगी, मान लिया इनके बीच में कुछ ऐसा कंपाउंड है जो आपस में फ्लॉक बना सकता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट में कि AlOH का फ्लॉक बन जाता है, जब एलम में आपने पढ़ा होगा, तो हो सकता है कि ये पार्टिकल आकर के आपस में क्लोज हो जाए तो एक फ्लॉक बना लेंगे। क्या बना लेंगे, फ्लॉक। इस फ्लॉक को रोकना है, क्योंकि ये फ्लॉक अगर बन गया तो पार्टिकल क्या होगा, बहुत तेजी से सेटल करेगा। ठीक है, तेजी से सेटल करेगा और यही हम नहीं चाहते हैं। पार्टिकल जो हो, देखिए तेजी से सेटल करेगा तो टर्बुलेंट हो जाएगा, और हमारा जो फार्मूला वैलिड है वो आपका लैमिनार फ्लो के लिए वैलिड होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो डिस्पर्सिंग एजेंट और डिफ्लैकुलेटिंग एजेंट टू प्रिवेंट फ्लैकुलेशन of the soil particle
पार्टिकल्स, मतलब वो फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए यूज किया जाता है, या डिस्पर्सिंग एजेंट कह सकते हो, इसके बारे में हमको ध्यान देना है। डिस्पर्सिंग एजेंट के हम लोग करेक्शन भी पढ़ेंगे जो कि हाइड्रोमीटर में आएगा, यहां पे यूज कर रहे हैं उसको दूर दूर करने के लिए। अब इस करेक्शन का भी हम लोग हाइड्रोमीटर में क्या पढ़ेंगे, इसका करेक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें एग्जाम्पल इसके, अगर देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है सोडियम, बहुत पूछा जाता है, सोडियम मेटा हेक्सा फॉस्फेट, फॉस्फेट। दूसरा, पहला हो गया, दूसरा सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट सोडियम ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट। नेक्स्ट अगर बात करें सोडियम फॉस्फेट, फॉस्फेट। तो इस तरीके से ये कंपाउंड को हम लोग जो है यूज करते हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इस तरीके से 4 कंपाउंड है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो ये वाला पूछा जाता है, ज्यादातर एग्जाम में ये इफेक्टिव रहता है, इसका काम ज्यादा अच्छा रहता है। सोडियम मेटा हेक्सा फॉस्फेट ये ज्यादा यूज किया जाता है प्रैक्टिकली, लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो आप ऑप्शन में ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो। क्लियर? तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि पोस्ट ट्रीटमेंट में सोडियम मेटा हेक्सा फॉस्फेट का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले सोल्यूशन को प्रिपेयर कर लिया। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले ये तो हमारा ट्रीटमेंट था। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे एक सैंपल प्रिपेयर करेंगे, जो कि एक सैंपल हम लोग प्रिपेयर करेंगे हाइड्रोमीटर के लिए, और एक सैंपल हम लोग प्रिपेयर करेंगे आपका दैट इज फॉर जो दूसरा ट्रीटमेंट आपका है पीपेट, उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद इसका एनालिसिस सीखते हैं कैसे हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अब पीपेट, उसके बाद सेकेंड नंबर पे हम लोग देखेंगे हाइड्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोमीटर में काम क्या होता है, हाइड्रोमीटर से हम लोग जो करेक्शन देखेंगे कि करेक्शन उसके पूछे जाते हैं, टेम्परेचर करेक्शन, मिनिस्कस करेक्शन, ठीक है, डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन, वो भी एग्जाम में पूछा है कि पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ पे पढ़ना है, एक एक चीज पढ़ना है, कोई भी चीज मिस नहीं करना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आपका ये रहता है सस्पेंशन प्रिपरेशन। ठीक है, अगला है सस्पेंशन प्रिपरेशन, सस्पेंशन प्रिपरेशन। ठीक है, पार्टिकल शुड बी पास थ्रू, particles pass through 75 माइक्रोन। ऐसे पार्टिकल का एनालिसिस करना है जो कि 75 माइक्रोन से क्या हो, छोटे हो, जो कि पास हो जाते हैं। पास होने के बाद हमको क्या करना होता है, सॉइल सैंपल बनाना होता है। तो देखिए यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे हमको जो प्रिपेयर करना है, पहला सपोज दैट जैसे इसने क्वेश्चन में पूछा है कि क्या करोगे जब हमको सोल्यूशन बनाना है, तो आप लोग क्या करोगे, कुछ सॉइल जो भी आपने वहां से सीप से पास किया होगा उस सॉइल को आप ले लोगे, फिर उसमें वाटर मिक्स करोगे। ठीक है, अच्छे से इसको जब मिक्स कर लोगे उसके बाद आपका सॉइल का एक सस्पेंशन बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो स्टार्ट करते हैं सॉइल का सस्पेंशन। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे पार्टिकल पास थ्रू 75 माइक्रोन एंड mixed with water, mixed with water से मिक्स कर देते हैं to prepare soil suspension, to prepare soil suspension। ठीक है, सॉइल सस्पेंशन तैयार हो गया। अब बात करते हैं, सपोज दैट पहला है 12 से लेकर के 12 to 30 ग्राम सॉइल प्लस वाटर। ठीक है, इससे हम लोग 500 ml का बना लिया। कितने का बना लिया, 500 ml। दिस यूज फॉर पीपेट, यूज्ड फॉर पीपेट, ये पीपेट में हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर मान लिया दूसरा हम लोग तैयार करते हैं
24 से लेकर के 60 ग्राम तक सॉइल प्लस वाटर और 1000 ml का एक सोल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। 1000 ml का बना लेते हैं किसमें, हाइड्रोमीटर में, यूज्ड फॉर हाइड्रोमीटर एनालिसिस, हाइड्रोमीटर एनालिसिस, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले पीपेट मेथड पे। पहला जो मेथड है हमारा वो है पीपेट मेथड, ठीक है, दैट इज फर्स्ट पीपेट मेथड, क्लियर। तो पीपेट मेथड से हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपके पास आपने सैंपल प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। सैंपल प्रिपेयर करने के बाद में आप क्या करते हैं, यहां पे एक जार है जिसके अंदर आपने क्या किया, सॉइल को, सस्पेंशन को प्रिपेयर किया, ठीक है। जार इतनी विड्थ नहीं रहती, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको डायग्राम बताया, इससे भी थोड़ा सा वो थिन होता है। ये कुछ इस तरीके से इसकी स्केल बनी होगी छोटी छोटी करके, यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यूम होता है कि भैया इतना ml लेना है, तो उसमें आपकी स्केल बनी रहती है, ठीक है। सपोज दैट कि पानी आपने यहाँ तक जो है फिल कर रखा, जो भी आपने 500 ml अभी तक बनाया, वो जो सोल्यूशन हमारा है वो ये 500 ml का है। कितने का है, 500 ml सोल्यूशन, और ये क्या है, जार है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, हैं पीपेट को यहाँ पे मर्ज करते हैं, ठीक है। सपोज दैट दिस इज द पीपेट, दिस इज द पीपेट, ठीक है। इस तरीके से रहता है। इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे आपने टेस्टिंग किया होगा लैब में, 12th के एग्जाम में हम लोग करते हैं पीपेट एनालिसिस, वहां पे भी करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज दैट कि ये आपने इसको आपको लेना है। मैंने मान लिया कि एक हाइट है जिसको मैं HE मान रहा हूं, दिस इज द HE, एक इफेक्टिव हाइट है HE, जिसको स्टैंडर्ड वैल्यू जो लिया जाता है वो जनरली 10 सेंटीमीटर लिया जाता है, ठीक है। ये पीपेट है, इसको क्या बोलते हैं, पीपेट, क्लियर, ठीक है। और टाइम जो हम लोग मान ले रहे हैं टी एक टाइम है, दिस इज द टी इज द टाइम जिसपे हमको इसको एनालिसिस करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है कि एक ये लेयर है, एक कोई दूसरी लेयर होगी, एक तीसरी लेयर होगी। सपोज दैट कोई एक हाइट है, टी इजकल टू मान लिया 0 है, पहले मान लिया टी इजकल टू समथिंग टाइम पे, शुरुआत में टी इजकल टू 0 था, लेकिन मान लेते हैं टी इजकल टू कोई टाइम T1 है, ठीक है। पहली बार में हमने वहां पे क्या किया, इस पिपेट को ले जाकर के यहाँ पे मर्ज किया। मर्ज करने के बाद में इसको सक करना पड़ता है, ठीक है, खींचना पड़ता है माउथ के थ्रू, तो आप इसको सक कर लोगे, क्लियर। सक करने के बाद में ये आप इसके अंदर देखोगे एंट्री हो जाएगी आपके, ठीक है, वाटर की, जो कि हमें जो सैंपल लेना है, स्टैंडर्ड वैल्यूम ऑफ 10 ml, standard volume of 10 ml from soil suspension at effective height 10 सेंटीमीटर। कितना लेते हैं, 10 सेंटीमीटर हाइट पे जा करके आपने एक सैंपल को कलेक्ट कर लिया। सैंपल को कलेक्ट करने के बाद में यहां पे एक टाइम है, T एक टाइम है, T इज द टाइम एट विच pipette is immersed pipette is immersed। जब pipette को आपने इमर्ज कर दिया और आपने उसको सक करना स्टार्ट किया, वो टाइम होता है T। अब एक बात करते हैं, इमर्ज करते हैं एट टाइम, जैसे आपने इमर्ज किया उसी हिसाब से इसकी हाइट चली जाती है। तो जैसे जैसे आप इमर्ज करते जाओगे, इस लेयर तक आ गए, तो वही टाइम आपका T होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे खास बात कि जो सैंपल आप लेके आए उसमें कलेक्ट कर लिया पीपेट में, उसको हम लोग अलग से निकाल लेते हैं। सपोज दैट जो पीपेट से लेके आए उसको हम लोग यहाँ पे इसमें कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है।
ये पीपेट से आया है, फ्रॉम पीपेट, ये पीपेट से आ गया। अब ये पीपेट से जब आ गया तो इसका सपोज दैट पीपेट से आया तो इसको मैं वॉल्यूम मान लेता हूं, दैट इज इसका जो वॉल्यूम है मैं मान लेता हूं वीपी है। कितना है? वीपी है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं? ड्राई करते हैं। फिर क्या हमने किया? ड्राई किया। ड्राई करने के बाद में आप ओवन ड्राई भी कर सकते हो, कोई भी प्रोसेस कर सकते हो। ड्राई करने के बाद सपोज दैट कि इसका जो मास है सपोज दैट md आ गया। ठीक है, अगर मैं इसके कंसंट्रेशन की बात करूं तो कंसंट्रेशन ऑफ पीपेट वाटर या पीपेट सैंपल, वाटर नहीं लिखना या सैंपल लिखना। ठीक है, पीपेट सैंपल दैट इज md अपॉन वीपी आप लिख सकते हो। क्लियर? अब एक खास बात यहां पे ये है कि हमको अब एनालिसिस करना है, इसका परसेंटेज फाइनल चाहिए। अब देखो यहां पे पार्टिकल क्या है कि सपोज दैट कोई पार्टिकल यहां होगा, कोई पार्टिकल यहां है, कोई पार्टिकल इस लेयर पे है, कोई पार्टिकल यहां है, वो अपनी वेलोसिटी से क्या करता रहता है? सेटल करता रहता है। तो खास बात यह है कि हमने क्या देखा कि मुझे यहां पे अगर वेलोसिटी से जनरल फार्मूले से, तो वेलोसिटी इक्वल टू हम लिख सकते हैं पार्टिकुलर टाइम पे अगर हम बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन HE अपॉन टाइम टी। टाइम टी वही हो जाएगा जिस टाइम पे आपने पिपेट को मर्ज किया और वहां से रीडिंग लेना स्टार्ट किया। क्लियर? अब HE/T हो जाएगा। और सेटलिंग वेलोसिटी का एक और फार्मूला आपने पढ़ा था, दैट इज गामा W इंटू डी स्क्वायर GS-1 अपॉन 18 म्यू। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहां से देखो आपको हाइट तो पता है HE इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जो टाइम आपने मेजर किया होगा वो भी आपको पता रहेगा। तो HE/T की वैल्यू तो आप पुट कर दोगे। म्यू जो प्रॉपर्टी है ये वाटर की है, डायनामिक विस्कोसिटी पता होगा, जो भी वाटर आपने लिया होगा तो आपको वहां पे वाटर की डायनामिक विस्कोसिटी पता चल जाएगी। क्लियर? हमें जो निकालना है यहां से जो फाइंड करना है, फाइंड डी, क्या करोगे? डी को आप कलेक्ट कर लोगे। क्लियर? अब देखो ये एक बार का प्रोसेस नहीं है, डी आपने इस हाइट पे निकाला, फिर आप क्या करोगे? जैसे जैसे कुछ समय के बाद आप दूसरी लेयर में जाकर के 10 सेंटीमीटर पे आप फिर से क्या करोगे? आप क्या करोगे? वहां से कंसंट्रेशन लेके आओगे, फिर से आपके पास जो है कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर से आप देखोगे कि टाइम चेंज हो जाएगा। जब टाइम चेंज हो, हाइट वही रहेगी, लेकिन जब टाइम चेंज करोगे तो होता क्या है, टाइम के साथ में पार्टिकल का जो देखोगे, ये पार्टिकल कहीं यहीं सेटल कर जाएगा, ये वाला पार्टिकल यहां आ चुका होगा, तो आप देखोगे कि उसका जो कंसंट्रेशन है पार्टिकल का वो भी क्या हो चुका होगा, वहां पे चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कई बार इस प्रोसेस को करते हैं। मतलब हम एक बार डी निकाले, फिर दूसरे टाइम पे दूसरा डी निकालते हैं, इस तरीके से वहां पे साइज हम लोग निकालते रहते हैं। अब हमें जो खास बात यहाँ पे ध्यान देना है कि जो पार्टिकल साइज एनालिसिस हमने पढ़ा उसमें खास बात एक ये है कि जो मुझे ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है वो परसेंटेज फाइनर विथ साइज पार्टिकल जो भी रहता है, सीप साइज रहता है, सीप तो यहाँ पे रहती ही नहीं है, इसलिए उसके लिए हमको यहाँ पे एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं परसेंटेज फाइनर पे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, जिसके बारे में हमको यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं परसेंटेज फाइनर के पास, जिससे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि वैल्यू कितनी आपकी आती है निकल के। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो पूछा गया है, जैसे हमारे पास यहाँ पे इस केस में ये पूछा है, अगला इससे रिलेटेड जो बात पूछी है, देखिए इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है, अगर आप इसको इन्वायरमेंट से भी रिलेट करा ले जाएंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है, एक एक स्टेप मैंने क्लियर किया है, तो इसको आपको अच्छे से लिखना है चीजों को। और एक बात और है, सॉइल अगर आपको भूल रहा हो तो आप पुराने लेक्चर्स जो भी है आप कोशिश करिए लिखते रहिए, उसके बाद में आपको क्या करना है कि रिवाइज करते रहना है। क्या करते रहना है? रिवाइज करते रहना है। ठीक है, अब देखो खास बात इसने क्या पूछा है, देखो यहां पे हमें जो ध्यान देना है कि जो पार्टिकल है उसका परसेंटेज फाइनर चाहिए। देखिए जो भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वो परसेंटेज फाइनर वाई एक्सेस पे होता है और साइज जो होता है वो आपका एक्स एक्सेस पे होता है। तो देखिए यहां पे दैट इज, सबसे पहले हम लोग देखते हैं परसेंटेज फाइनर, इसको डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? एन से।
तो खास बात यहां पे ये है कि हमको कैसे इसको निकाला जाए, जो कि फार्मूला आपके निकल के आता है, इसमें हम लोग लिखेंगे दैट इज मास ऑफ सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम एट डेप्थ HE एट टाइम t, ठीक है, अपान में आता है दैट इज मास ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम इनिशियली इंटू 100 अगर परसेंटेज में हमको निकालना है, या इसको ऐसे लिख सकते हो md डिवाइड बाई VP डिवाइड बाई m/V, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो पैरामीटर्स आपके कंसीडर किए गए हैं, उस पैरामीटर की अगर हम बात करें तो देखो md उस लेयर की हम बात कर रहे हैं जिस लेयर पे आप He पे जा करके इन टाइम t जो भी आपने कंसंट्रेशन निकाला, देखिए मास अपान जो वॉल्यूम होता है उसे हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं, जिसको हिंदी में सांद्रता बोलते हो, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, मास ऑफ सॉलिड दैट इज md यूनिट वॉल्यूम एट डेप्थ He एट टाइम t, मतलब कि जो यूनिट वॉल्यूम का मतलब यहां पे है पीपेट का वॉल्यूम, He हाइट है, जिस हाइट पे हम जाकर के निकालेंगे उस समय जो टाइम था उसको हमने t मान लिया। अब यहां पे जो आया मास ऑफ सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम इनिशियली, अब ये मास वो है जो आपने शुरुआत में सॉइल का 12 से 30 ग्राम के बीच में लिया था, और आपने सॉइल सैंपल को कितना बना लिया था वहां पे 500 ml। तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पे ध्यान देना है, तो यहाँ पे मैं पैरामीटर लिखता हूं दैट इज n परसेंटेज में आ जाएगा इंटू 100। देखिए SSC JEE मेंस में एक जो ईयर किसी ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे था, उसने क्वेश्चन में मेंस में ये पूछा है, 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन आया था, उसमें ये पूछा था एक तो सेटलिंग वेलोसिटी निकालना था जिसका फार्मूला ये अप्लाई कर सकते हो, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि मास पहले का दे दिया था, पीपेट का वॉल्यूम दे दिया था, कैपिटल M दे दिया था, ये भी दे दिया था। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो पैरामीटर लिया गया है उसके बारे में हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। VP इज द वॉल्यूम ऑफ pipette दैट इज 10 ml, कितना रहेगा 10 ml। अब उसके बाद में बात करते हैं M, शुरुआत में हम लोग कितना लिए थे 12 to 30 ग्राम इनिशियली। मास ऑफ सॉलिड इनिशियली जितना हमने कंसीडर किया था वो, V इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन, दैट इज हमने कितना कंसीडर किया था 500 ml। और जो MD था, ठीक है, MD जो है ये आप देखोगे कि जो कंसंट्रेशन निकल के आता है, यहां पे MD है ड्राई मास आफ्टर ओवन, ठीक है। ओवन ड्राई करने के बाद जो मास बचता है, ठीक है, कहां का, जो पीपेट में रहता है, पीपेट, ठीक है, पीपेट से जो आपने लिया, पीपेट से कंसीडर कर लिया, और उसके बाद में आपने क्या किया, इसको ड्राई किया, ड्राई करने ओवन ड्राई आपने किया, और ये जो MD आएगा ये आपका हो जाएगा ड्राई मास आफ्टर ओवन ड्राई, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, परसेंटेज फाइनल मिल गया। अब देखिए हर वैल्यू अलग अलग रहेगी, हर लेयर का अलग अलग वैल्यू आएगा। तो देखोगे सपोज दैट कि आपने इस साइज के लिए D के लिए D यहां से निकाल लोगे, पार्टिकल का साइज बहुत आसानी से निकल जाएगा। दूसरा परसेंटेज फाइनल आपको यहां से निकल जाएगा। फिर आपको कई रीडिंग्स मिल जाएंगी, जब कई रीडिंग मिल जाएंगी तो आपको एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, जो कि अगर आप देखोगे परसेंटेज फाइनल के बीच में और उसके बीच में आपको साइज के बीच में प्लॉट करना पड़ेगा। तो क्या देखोगे यहाँ पे कि सपोज दैट कि आपने जो ग्राफ बनाया वो हमको बनाना होता है पार्टिकल साइज कर्व, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, पार्टिकल साइज कर्व की अगर बात करें तो क्या बनेगा, परसेंटेज फाइनल वर्सेस दिस,
परसेंटेज फाइनर, इसको मैंने मान लिया n, और यहां पे हम मानेंगे पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज जिसको हम लोग मानते हैं d। और इसका जो स्केल हम लोग मानेंगे वो लॉग में मानेंगे, क्योंकि पार्टिकल का जो रेंज है वो काफी ज्यादा हाई होता है। एक साइज आपका हो सकता है 75 माइक्रोन का हो या उससे छोटा, और एक साइज आपका माइक्रोन में निकल जा रहा है या बहुत छोटा हो जा रहा है, तो आप देखोगे उसके जो रेंज होती है, ऐसा ग्राफ पेपर कोई बनता नहीं है जिसका जो रेंज हो बहुत स्मॉल हो फिर कहीं बड़ा हो, इसलिए कोशिश करते हैं कि इसको लॉग पे रखते हैं। जब लॉग पे रखते हैं तो कुछ ना कुछ हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलती है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस तरीके से आपके पास कोई वैल्यू निकल के आ जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो पार्टिकल 10%, 30%, जो भी आपको निकालना होगा आप आराम से इसके करेस्पॉन्डिंग आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या देखा हमने यहाँ पे कि जो कोर्स ग्रेन सॉइल था उसको आप पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर में हमने सीव एनालिसिस से कर लिया, लेकिन जब फाइन ग्रेन सॉइल रहती है उसका सीव एनालिसिस हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेडिमेंटेशन यूज करते हैं। अब उस सेडिमेंटेशन में दो प्रोसेस होते हैं, एक पीपेट एनालिसिस होता है, एक हाइड्रोमीटर होता है। तो आज जो हमने देखा वो पीपेट के बारे में समझा, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हम लोग चेक करेंगे हाइड्रोमीटर पे। हाइड्रोमीटर को कैसे हम लोग वहां पे रीडिंग कंसीडर करते हैं, उसके अलावा हाइड्रोमीटर में हम लोग कैसे करेक्शन को अप्लाई करते हैं वो बातें हम लोग देखेंगे। दूसरी बात, जितना टॉपिक हमने अभी तक पढ़ रखा है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी जेईई में शुरुआत के जो चैप्टर्स हैं उनका वेटेज ज्यादा है। अच्छे से पढ़ना है, कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए, लेकिन जो कवर करेंगे बेस्ट तरीके से कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज हम छोड़ के स्किप करके आगे निकल जाएं, इसलिए एक एक चीज लेके हम लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए आपको भी क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। अब इतनी सारी चीजें जब लिख जाते हैं, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आज पढ़ के कल भूल भी जाओगे। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप लेक्चर पढ़ते जाते हो प्रॉपर आपको क्या करना है, उस पर नोट डाउन करना है। नोट करने के बाद जैसे ही एक हफ्ता हो जाया करे, पुराने लेक्चर का जो भी आपने लिख रखा है उसको रिवाइज भी करना होता है। ऐसा नहीं कि आप एक बार में पढ़ लिए और आपको पूरी सॉइल आ गई, उसको रिवाइज करना पड़ता है। हमारे साथ होता है, हम भी भूल जाते हैं कुछ भी कॉन्सेप्ट, छोटे छोटी जो बातें होती हैं, थ्योरी पार्ट होता है भूल जाता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल नहीं भूलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि उसको रिवाइज करना। अब सॉइल के आपने सपोज 12-13 लेक्चर जो भी हो चुके हैं, शायद ये 14 नंबर लेक्चर है, तो आप इसको पढ़ने के बाद ये देखिए कि पहले लेक्चर की बातें आपको याद हैं या नहीं याद है। नहीं याद है तो जाकर के एक बार रिकॉल करिए, रिकॉल करने के बाद में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तो आप पढ़ते भी जाइए, पीछे का रिवीजन भी करते जाइए। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में थे तो हम तो फार्मूला पूछ लेते थे आपसे, लेकिन यहाँ तो ऑनलाइन क्लास है, यहाँ तो आप बैठते नहीं हमारे साथ में। नहीं तो मैं ऑफलाइन क्लास में क्या है कि किसी को भी रैंडम उठा के फार्मूला पूछ लेता था, उससे क्या होता है कि चीजें थोड़ा सा रिमेंबर रहती हैं हमको। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमको यहाँ पे एनालिसिस करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला जो लेक्चर होगा वो हाइड्रोमीटर पे रहेगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।